नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल को करिकुलर मास्टर में। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे मानव मूल्य एंड पर्यावरण अध्ययन के लगभग 200 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों के बारे में। एक आध विश्वविद्यालय का पेपर अब बचा हुआ है, बाकी सभी विश्वविद्यालय का पेपर समाप्त हो चुका है। मैंने ऑलरेडी कई विश्वविद्यालय के पेपर सॉल्व करवा रखे हैं और सब कुछ करवा रखा है। कई मॉडल पेपर आपको दिलवा रखे हैं, तो आप सभी लोग इस चैनल पर भी और शुक्ला स्टडी पॉइंट पर दोनों पर देखे होंगे। लेकिन एमजे बरेली रोहिलखंड का विश्वविद्यालय का पेपर आपका कल लगा हुआ है, यानी 12 तारीख को। उसके लिए लेक्चर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो आप सभी लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा एमजे बरेली की उन सभी छात्राओं तक जो कि परीक्षा देने वाले हैं बीए बीएससी बीकॉम, बीएससी एजी, बीबीए, बीएससी होम साइंस, बीसीए। ठीक है, तो उनके को करिकुलर में ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरमेंटल स्टडीज यानी मानव मूल्य एंड पर्यावरण अध्ययन, तो उससे बनने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट ये 200 प्रश्न हैं, जिसमें मैं पिछले कई वर्षों के प्रश्नों को इसमें शामिल करूंगा, जो इंपॉर्टेंट हैं, जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। तो आप सभी लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इससे बाहर आपकी परीक्षा में कुछ नहीं आने वाला है। मैं बीच बीच में पेपर भी आपको दिखाता हुआ चलूंगा, पेपर के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करवाता चलूंगा, ताकि आप आसानी से चीज़ों को जान पाए। आइए चर्चा करते हैं बिना समय गंवाए हुए। पहला क्वेश्चन आपका आ चुका है, गांधी जी के अनुसार पाप है। देखिए, गांधी जी के अनुसार अगर पाप की बात की तो गांधी जी 7 प्रकार के पापों की बात करते हैं। तो गांधी जी के अनुसार 7 प्रकार के पाप हैं। ठीक है, पहला पाप होता है बेटा काम के बिना धन। अगर कोई व्यक्ति काम के बिना धन प्राप्त करता है, कार्य किए हुए बिना धन प्राप्त कर लेता है, तो वो पाप ही है। दूसरा, अंतरात्मा के बिना सुख। ठीक है, अंतरात्मा अगर आपकी सुखी नहीं है तो फिर आपका वो भी आपकी पाप ही होगा। तीसरी बात है मानवता के बिना विज्ञान। अगर विज्ञान है और मानवता उसमें नहीं शामिल तो बेकार है, वो पाप के बराबर है। चौथी बात है चरित्र के बिना ज्ञान। अगर आप बहुत ज्ञानी हैं लेकिन चरित्रवान नहीं है तो भी आपका ज्ञान बेकार सा है। पांचवा ज्ञान जो बताया है गांधी जी ने, उनका ज्ञान है सिद्धांत के बिना राजनीति। यानी राजनीति अगर करनी तो राजनीति के कुछ सिद्धांत आपके पास होने चाहिए। ठीक है, यानी सिद्धांत, प्रिंसिपल्स बहुत जरूरी है। छठा जो गांधी जी का पाप की उदाहरण उन्होंने कहा कि नैतिकता के बिना व्यापार। यानी अगर आप व्यापार करते तो नैतिकता उसमें बहुत जरूरी है, मोरलिटी का होना बहुत जरूरी होता है। और सातवां पाप की उदाहरण जो गांधी जी ने दी है वो है त्याग के बिना पूजा। यानी कि त्याग के बिना पूजा जो है, यानी अगर आप पूजा करते हो उसमें त्याग नहीं है तो वो पूजा पाप के बराबर होती है। यानी कि ये 7 पापों की उदाहरण गांधी जी ने दी है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो गांधी जी के अनुसार पाप है। गांधी जी के अनुसार पाप क्या होते हैं? काम के बिना धन, मानवता के बिना विज्ञान और अंतरात्मा के बिना सुख, ये तीनों जो है पाप है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। सिद्धांत के बिना राजनीति किसके अनुसार पापों की श्रेणी में आता है? तो सिद्धांत के बिना राजनीति ये गांधी जी के अनुसार पापों की श्रेणी में आता है। अगला क्वेश्चन आप देखिए, चरित्र के बिना ज्ञान और त्याग के बिना पूजा, ये क्या है? तो ये गांधी जी के अनुसार पाप है। ऑप्शन नंबर इसका ये राइट आंसर होगा। गांधी जी के पाप कितने प्रकार के हैं? तो 7 प्रकार के हैं। ठीक है, जैसे आपका पहला है काम के बिना धन, दूसरा है अंतरात्मा के बिना सुख, तीसरा है मानवता के बिना विज्ञान, चौथा है चरित्र के बिना ज्ञान, पांचवा है सिद्धांत के बिना राजनीति, छठा है नैतिकता के बिना व्यापार और सातवां है त्याग के बिना पूजा। ये 7 पापों की अवधारणा किसने दी है? मोहनदास करमचंद गांधी साहब ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी की दृष्टि में सामाजिक पापों में से मनुष्य प्रत्येक को दूर रहना चाहिए। बताएं, गांधी जी के दृष्टि में कितने पापों से? तो 7 पापों, 7 सामाजिक पापों से प्रत्येक व्यक्ति को दूर रहना चाहिए। ठीक है, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ पर हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर में हुआ था, गुजरात में पड़ता है, बी ऑप्शन। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म 1869 में हुआ था, बी ऑप्शन। महात्मा गांधी की माता जी का क्या नाम था? तो उनकी माता जी का नाम था पुतली बाई, ये बात आप ध्यान रखें, और पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, गीता में गुण कितने प्रकार के बताए गए हैं? गीता में 3 प्रकार के गुण बताए गए हैं, सत्य, रज और तम। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन के साथ कौन था? युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण थे। उनका रथ का जो सारथी थे भगवान श्री कृष्ण ही थे अर्जुन के, सी ऑप्शन। अर्जुन अंत में अपना धनुष एक तरफ रख देता है और रथ पर बैठ जाता है। उसने क्या नहीं करने का फैसला किया था? तो उसने युद्ध यानी लड़ाई करने का फैसला किया था कि अब लड़ाई ही नहीं करेंगे, क्योंकि सब अपने ही खड़े हैं सामने। अगला क्वेश्चन से, एक बार स्थित प्रज्ञता निर्विकारता प्राप्त होने पर भोग भी क्या नाश नहीं होती? भोग से भी, मतलब बताएं, निर्विकारता प्राप्त होने पर भोग से भी क्या नाश नहीं होती? तो शांति नाश नहीं होती, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, गीता के द्वितीय अध्याय का क्या नाम है? तो गीता के द्वितीय अध्याय का नाम है सांख्य योग, ए ऑप्शन। गीता के 18वें अध्याय का क्या नाम है? मोक्ष संन्यास योग, बी ऑप्शन।
गीता के अनुसार आत्मा श्रेष्ठ है किससे? आत्मा बुद्धि से श्रेष्ठ होती है, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है स्वार्थ परक इंद्रिय सुखों से संचालित होने पर किसका हरण हो जाता है? तो बुद्धि का हरण हो जाता है। अगर स्वास्थ्य परक इंद्रिय सुख से संचालित अगर आपका हो रहा है तो आप बुद्धि आपकी चली जाती है। यम कितने प्रकार के होते हैं? तो यम आपके 5 प्रकार के होते हैं, बी ऑप्शन। यम जो है अष्टांग योग का पहला तत्व होता है। यम नियम ध्यान धारणा समाधि प्रत्याहार ये सब होते हैं आपके अष्टांग योग। बचपन से बुढ़ापा और फिर मृत्यु से में शरीर बदलने से एक ज्ञानी आत्मा मोहित क्यों नहीं होती? बचपन से बुढ़ापा और फिर मृत्यु में शरीर बदलने से एक आत्मज्ञानी आत्मा मोहित क्यों नहीं होती है? क्योंकि आत्मा में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, आत्मा में परिवर्तन नहीं होता। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न है मूल्यों के प्रकार क्या हैं? मूल्यों के प्रकार क्या हैं बताएं। देखिए व्यक्तिगत मूल्य, सामाजिक मूल्य, नैतिक मूल्य और आध्यात्मिक मूल्य, ये मूल्य का प्रकार है। इसका बी ऑप्शन लगा दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है 7 पापों का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है? तो महात्मा गांधी जी ने, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे एक संगठन में मूल्यों का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? एक संगठन में मूल्यों का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है बेटा? तो होता है आपका बी ऑप्शन सामंजस्य पूर्ण कार्य संस्कृति बनाना। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। चौथा क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न है कौन सा सिद्धांत एपीजे अब्दुल कलाम से जुड़ा हुआ है? तो एपीजे अब्दुल कलाम से जुड़ा हुआ है कौन सा सिद्धांत? इसका बिल्कुल ए ऑप्शन दूरदर्शी नेतृत्व का सिद्धांत जुड़ा हुआ है उनसे। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन आप देखिएगा। प्रश्न है मानव मूल्यों से में चरित्र निर्माण का महत्व है। मानव मूल्यों में चरित्र निर्माण का क्या महत्व है? पांचवें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सी ऑप्शन नैतिक और जिम्मेदार व्यक्तियों का निर्माण करना, सी ऑप्शन। छठा प्रश्न आपका आ चुका है वर्तमान प्रथाओं में मूल्यों से जुड़ी सामान्य समस्या क्या है? वर्तमान प्रथाओं में मूल्यों से जुड़ी सामान्य समस्या इनमें से क्या है? फटाफट से आप बताएंगे। तो भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी ये मूल्यों से जुड़ी हुई सामान्य समस्याएं हैं। करप्शन एंड ब्रेवरी, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। सातवां क्वेश्चन है सोशल मीडिया में मूल्यों से जुड़ी एक महत्वपूर्ण चिंता कौन सी है? तो सोशल मीडिया में मूल्यों से जुड़ी एक महत्वपूर्ण चिंता इनमें से कौन सी है? बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन साइबर खतरे जो है। ठीक है, ये सोशल मीडिया से जुड़ी एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां नंबर है भारत में आईटी अधिनियम मुख्य रूप से किस चिंता को संबोधित करता है? 8वें करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन साइबर सुरक्षा और डिजिटल गोपनीयता की सुरक्षा करता है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन है आपका एक सतत नीति का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? तत्कालिक लाभ, प्रौद्योगिकी प्रभुत्व या दीर्घकालिक पर्यावरणीय और आर्थिक संतुलन। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन लॉन्ग टर्म इन्वायरमेंटल एंड इकोनॉमिक बैलेंस। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 10वां क्वेश्चन आप देखिएगा। प्रश्न है आधुनिक युग में किस ऑनलाइन प्रथा से नैतिक मूल्यों को चुनौती मिलती है? बताएं। 10वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल बी ऑप्शन डेटा गोपनीयता उल्लंघन। आधुनिक युग में जो है डेटा गोपनीयता उल्लंघन, ठीक है, ये नैतिक मूल्यों को चुनौती मिलती है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 11वां क्वेश्चन आपका आ चुका है नैतिकता का मुख्य प्रश्न क्या पूछा गया आपसे भैया? प्रश्न नैतिकता का मुख्य ध्यान किस पर होता है? नैतिकता का जो ध्यान होता है मुख्य रूप से वो नैतिकता और उचित आचरण पर होता है। बी ऑप्शन। नैतिकता के मूल सिद्धांत क्या क्या है? नैतिकता के मूल सिद्धांतों की अगर बात की जाए तो ईमानदारी, निष्पक्षता और सम्मान। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ऑनेस्टी, फेयरनेस एंड रिस्पेक्ट इज राइट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है भारत में जल प्रदूषण की रोकथाम हेतु जल प्रदूषण नियंत्रण जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब पारित हुआ? जल प्रदूषण की रोकथाम के लिए जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम जो पारित हुआ है भारत में वो कब पारित हुआ है? 1974 में। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। कौन सा एक एक दशक अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण का दशक रहा है? तो 1991 से 2000 का दशक जो रहा है ये अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा बहुत कम इस मात्रा में आई है इसमें, इसीलिए न्यूनीकरण वाला ये वर्ष रहा। सर्वप्रथम 1992 में सतत विकास विषय पर संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण और विकास सम्मेलन में किस नगर में हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ के जो है पर्यावरण और विकास सम्मेलन में किस नगर में हुई थी सतत विकास पर चर्चा? तो वो हुई थी रियो डी जनेरियो में। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय पैनल की पहली रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी? 1996 1996 में। अगला क्वेश्चन है भूमंडलीय
गर्माहट जिसको आप ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं, वैश्विक तापन कहते हैं, उसको कम करने के लिए 1997 में किस नगर में एक संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो था क्योटो प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाए, क्योटो शहर में। जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2010 किस नगर में हुआ था? जिनेवा यानी स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा, जिनेवा एक शहर है स्विट्जरलैंड का। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम कब आरंभ किया गया? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम आरंभ किया गया था 1992 यानी 1992 में। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस रिवीजन क्लास को बस आप सुन लीजिएगा, आपका कुछ और नहीं पढ़ना है। जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता का करार कब से प्रभावी हुआ? 29 दिसंबर 1993 से प्रभावी हुआ। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं, यूनेस्को ने मानव एवं जीवमंडल कार्यक्रम के अंतर्गत किस वर्ष जीवमंडल कोष बनाया था? 1971 में बनाया था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता संधि पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किए थे? तो 1990 में हस्ताक्षर किए। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखते हैं। देखिए वो दूसरा पेपर था जिसका मैंने 10 क्वेश्चन आपको 12 क्वेश्चन बताए थे, ये दूसरा पेपर है। ऐसे कई पेपर का मिला जुला करके मैं बताऊंगा जो कि आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होगा। देखिए प्रश्न है, एक भारतीय नागरिक के रूप में हमें क्या करना चाहिए? एक भारतीय नागरिक के रूप में हमें भ्रष्टाचार का विरोध करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। घूस कभी भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। पर्यावरण संरक्षण भी करना चाहिए हमको। यानी सारे काम हमको करने चाहिए एक भारतीय नागरिक के रूप में। उपयुक्त सभी लगा दीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आपका आ चुका है, विश्व वन्य जीव कोष WWF की स्थापना कब की गई थी? WWF की स्थापना 1961 में की गई थी। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। 29 अप्रैल 1961 को WWF की स्थापना करी गई थी, ये बात ध्यान रखेंगे। प्रश्न आपका अगला आ चुका, तीसरा नंबर, किसी कंपनी के प्रबंधक को होना चाहिए ईमानदार होना चाहिए, परिश्रमी होना चाहिए, नेतृत्वशील भी होना चाहिए। यानी कि ये तीनों क्वालिटी किसी कंपनी के मैनेजर में होनी चाहिए। उपरोक्त तो सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं, चौथा नंबर प्रश्न है, 7 पापों की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है? तो गांधी जी ने। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी, पांचवा प्रश्न, गांधी जी के 7 पापों में सम्मिलित है? तो देखिए, बिना कार्य धन, चरित्र विहीन ज्ञान, मानवता विहीन विज्ञान, ये सब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं, छठा नंबर प्रश्न, गांधी जी के 7 पापों में समाहित है? नैतिकता विहीन व्यापार, त्याग बिना धर्म और सिद्धांत विहीन राजनीति। ये सभी आपके गांधी जी के अनुसार 7 पाप हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। सातवां क्वेश्चन आपका आ चुका है, कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधित है? कारपोरेट यानी सी, ठीक है, यस माने यस और आर माने रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि CSR जिसको कहते हैं, इसी का फुल फॉर्म होता है कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR। तो ये जो है बेसिकली कंपनी के लिए होता है, ठीक है, कंपनी के लिए कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधित कंपनी से। अगला क्वेश्चन आपका 8वां नंबर, CSR का फुल फॉर्म क्या है? तो कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं, 9वां नंबर प्रश्न है, एनजीटी का संक्षिप्त अक्षर कौन सा है? देखिए, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, एनजीटी का फुल फॉर्म है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। हिंदी में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण कहते हैं इसको हिंदी में, एनजीटी को। 10वां प्रश्न, एनजीटी संबंधित है? एनजीटी पर्यावरण संरक्षण से रिलेटेड है, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन से। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से 11 नंबर, ए क्यू आई का तात्पर्य क्या है? ईयर, ए माने ईयर, क्यू माने क्वालिटी, आई माने इंडेक्स। ईयर क्वालिटी इंडेक्स को ही ए क्यू आई कहते हैं। वायु गुणवत्ता सूचकांक हिंदी में कहा जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन से, ए क्यू आई किसकी गुणवत्ता से संबंधित है? तो ये वायु की गुणवत्ता से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, साइबर असुरक्षा संबंधित है? साइबर असुरक्षा, तो ये ऑनलाइन अंतरण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न, साइबर अपराध में समाहित है? साइबर अपराध में ऑनलाइन अंतरण, फेसबुक के माध्यम से सांप्रदायिक संदेश को प्रसारित करना और ऑनलाइन आतंकवाद का वित्त पोषण करना, ये सब साइबर अपराध में समाहित होते हैं। ऑल ऑफ दीज यानी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं 15 नंबर, निम्न में से कौन कार्बनिक खाद्य है? जंक फूड, फास्ट फूड या प्रसंस्कृत फूड? देखिए, कार्बनिक खाद्य इनमें से आपका प्रसंस्कृत फूड है, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 16 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन व्यवसाय प्रबंधन का मूल्य नहीं है? व्यवसाय प्रबंधन के मूल्य भ्रष्टाचार, घूस और निम्न गुणवत्ता उत्पाद, ये तीनों व्यवसाय प्रबंधन के मूल्य में नहीं शामिल है। यानी उपयुक्त सभी ये व्यवसाय प्रबंधन के मूल्य नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका डी लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका 17 नंबर, रतन टाटा है? रतन टाटा जी उद्योगपति भी हैं, पायलट भी हैं और दानदाता भी थे, मतलब थे, है नहीं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
18 नंबर क्वेश्चन से अजीम प्रेम जी कौन है? अजीम प्रेम जी भारतीय व्यापार टाइकून, निवेशक और परोपकारी तीनों है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन से आपका पूछा गया है, सोशल मीडिया के अंतर्गत आता है। सोशल मीडिया फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर, ये सब सोशल मीडिया के अंतर्गत आते हैं। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा पर्यावरणीय शिक्षा कार्यक्रम कब आरंभ किया गया था? संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा पर्यावरणीय शिक्षा कार्यक्रम आरंभ किया गया है 1975 में। ठीक है, 1975 ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में वन अधिकार मान्यता अधिनियम कब पारित किया गया है? 2004 में। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। भारत में किस वर्ष ऊर्जा संरक्षण अधिनियम पारित हुआ है? 2001 में। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं, विश्व मौसम संगठन के आकलन के अनुसार पिछला कौन सा वर्ष पिछले 150 वर्षों में सर्वाधिक गर्म रहा है? तो 2003 जो है, ये विश्व मौसम संगठन के आकलन के अनुसार बताया जाए तो 150 वर्षों में सबसे अधिक गर्म 2003 रहा है। पृथ्वी ग्रह का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाया गया 2001 से 2002 के बीच में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में किस व्यापक कार्यवाही योजना को स्वीकृत किया गया? तो एजेंडा 21 को स्वीकृत किया गया था। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। विश्व नम भूमि दिवस मनाया जाता है। विश्व नम भूमि दिवस मनाया जाता है किस डेट को? 2 फरवरी की डेट को। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, आईपीसीसी द्वारा जारी चौथी रिपोर्ट में 2035 तक हिमालय के ग्लेशियर यानी बर्फ के पहाड़ की पूरी तरह पिघल जाने की बात कही गई थी। यह रिपोर्ट किस वर्ष जारी की गई है? 2007 में जारी की गई। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। स्टॉकहोम सम्मेलन में पीओपी से संबंधित किस सन में हस्ताक्षर किए गए थे? तो किए गए थे 1998 में। ए ऑप्शन। 20 अक्टूबर 2012 को भारत के किस शहर में संयुक्त राष्ट्र का जैव विविधता सम्मेलन संपन्न हुआ था? तो हैदराबाद में संपन्न हुआ था। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 13 नंबर, दूसरे पेपर वाला प्रश्न है। प्रश्न है, किस क्षेत्र में सार्वजनिक विश्वास के लिए नैतिकता का गहरा प्रभाव होता है? किस क्षेत्र में बताएं। 13 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, शिक्षा के क्षेत्र में। एजुकेशन क्षेत्र में सार्वजनिक विश्वास के लिए नैतिकता का गहरा होना बहुत जरूरी है। 14 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, धर्मनिरपेक्ष मूल्यों और आध्यात्मिक मूल्यों में क्या अंतर होता है? धर्मनिरपेक्ष मूल्य और आध्यात्मिक मूल्य में डिफरेंस यही है कि धर्मनिरपेक्ष मूल्य सार्वभौमिक होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं, जबकि आध्यात्मिक मूल्य व्यक्तिगत और विश्वास पर आधारित होते हैं। इसका ए ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा, संस्थाओं में आध्यात्मिक मूल्यों को कैसे लागू किया जाता है? संस्थाओं में आध्यात्मिक मूल्यों को कैसे लागू किया जाता है? 15 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल बी ऑप्शन, कर्मचारियों की भलाई और नैतिक नेतृत्व के द्वारा जो है संस्थाओं में आध्यात्मिक मूल्यों को लागू किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, आध्यात्मिक मूल्यों की एक विशेषता क्या होती है? आध्यात्मिक मूल्यों की एक विशेषता, एक मुख्य विशेषता क्या होती है? 16 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, आंतरिक शांति और नैतिक जागरूकता। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, सीएसआर का उद्देश्य क्या है? बताएं। सोशल कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सीएसआर का उद्देश्य क्या होता है बेटा? सीएसआर का उद्देश्य होता है आपका 17 नंबर का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, सामाजिक, पर्यावरणीय और आर्थिक मुद्दों को संबोधित करना। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से 18 नंबर देखेंगे, भारत में सीएसआर प्रथाओं के लिए प्रसिद्ध व्यापार उद्योगपति कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, रतन टाटा जी हैं। ऑप्शन नंबर इसका 4 करेक्ट आंसर होगा। 19 नंबर क्वेश्चन से, अच्छा कारपोरेट गवर्नेंस क्या सुनिश्चित करता है? अच्छा कारपोरेट गवर्नेंस सुनिश्चित क्या करता है बेटा? ये सुनिश्चित करता है क्या? जवाबदेही, निष्पक्षता और पारदर्शिता को। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, निर्णय लेने में समग्र दृष्टिकोण को कौन सा ग्रंथ प्रेरित करता है? निर्णय लेने में समग्र दृष्टिकोण को कौन सा ग्रंथ प्रेरित करता है? 20 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, भगवत गीता। ठीक है, इज राइट आंसर, भगवत गीता। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, फार्मा संगठनों में मुख्य नैतिक चिंता क्या है? फार्मा संगठनों में मुख्य नैतिक चिंता क्या है? फटाफट से आप बताएंगे। 21 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, सार्वजनिक से निजी एकाधिकार में परिवर्तन, यही नैतिक चिंता होती है। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन से आपका, विपणन में कौन सी दुविधा अक्सर सामने आती है? विपणन माने होता है मार्केटिंग।
तो मार्केटिंग में कौन सी दुविधा सामने आती है? मार्केटिंग में ब्रांड वफादारी बनाम नवाचार की जो है दिक्कत आती है। ऑप्शन नंबर इसका 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 23 नंबर प्रश्न है, फार्मा कंपनियों के लिए कौन सी मुख्य दुविधा है? फार्मा कंपनियों के लिए 23 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, उच्च आरडी लागत बनाम उचित मूल्य निर्धारण। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन से उपभोक्ता अधिकारों से संबंधित विपणन में कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? सी ऑप्शन, विज्ञापन में झूठे दावे। इसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला 25 नंबर क्वेश्चन से फार्मा विपणन में कौन सी नैतिक चिंता सामान्य सी है? बताइए। 25 नंबर का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, भ्रामक उत्पाद जानकारी। इसका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका, ग्रीन हाउस खेती करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो ग्रीन हाउस खेती करने वाला भारत का पहला राज्य है सिक्किम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने हेतु किस देश में 100 वाट के बल्बों के प्रोडक्शन और इंपोर्ट पर बैन लगा दिया गया है? तो ब्रिटेन देश पर। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। ओजोन परत जीवन की रक्षा करती है अल्ट्रा वायलेट किरणों से, यानी कि रेडिएशन से रक्षा करती है पराबैंगनी किरणों से। बी ऑप्शन, अगर ये पृथ्वी तक आ जाएंगे तो हमको चर्म कैंसर ऐसे तमाम प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं, इसलिए ओजोन परत हमारे जीवन की रक्षा करती है सूर्य के आने वाली पराबैंगनी किरणों से। अगला क्वेश्चन से, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को मिलता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखते हो। ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन से, विश्व वन्य कोष यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका मुख्यालय ग्लैंड में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। WWF संगठन ने अपने कार्यालय कहाँ कहाँ खोल दिए हैं? तो ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्राजील, तीनों जगहों पर यानी पूरे विश्व में खोल दिए हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका, WWF की प्रारंभिक गतिविधियों का प्रारंभिक केंद्र, WWF की प्रारंभिक गतिविधियों का प्रारंभिक केंद्र है विलुप्त प्राय प्रजातियों की सुरक्षा करना। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हुए चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। प्रश्न आपका आ चुका है, प्रश्न अगला आपका आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे भाई। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आपका आ चुका है, परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट ही नहीं बहुत ही महत्वपूर्ण भी है ये क्वेश्चन। देखिए प्रश्न है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? एनजीटी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था पर्यावरण संबंधी मुद्दों का तेजी से निपटारा करना, वन्य जीव सुरक्षा और जलवायु प्रबंधन करना। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी के क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित है? तो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी के क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल, कोलकाता, पुणे सभी जगहों पर है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके परामर्श से होती है? तो प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी के अध्यक्ष की नियुक्ति जो होती है मुख्य न्यायाधीश के द्वारा होती है भारत के। ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी के अध्यक्ष तथा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 5 साल का होता है। बी ऑप्शन। भारत से पहले एनजीटी ने अपने निकाय की स्थापना कहाँ कहाँ पर कर ली थी? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों जगहों पर हो चुकी थी। सी ऑप्शन ए और एंड बी दोनों। एनजीटी की स्थापना के साथ कौन एक विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला देश है? तो ये है आपका भारत अपना। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका, वायु गुणवत्ता सूचकांक एयर क्वालिटी इंडेक्स किस अभियान या मिशन के अंतर्गत चलाई जा रही एक योजना है? तो स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत। ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI किस प्रकार की बृहद पहल है? तो एक सरकारी पहल है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, यहाँ पर देखेंगे तो अगले क्वेश्चन का 20वां क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। अब यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है, रतन टाटा जी जो हैं ये कहाँ के हैं? बिल गेट्स जो है, सबसे पहली बात बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन हैं, ठीक है। रतन टाटा टाटा सन्स के और अजीम प्रेम जी विप्रो के मालिक हैं, ठीक है। तो पी का आपका लग जाएगा 3, पी का 3, ठीक है। पी आपका 3 लग जाएगा बेटा, सॉरी पी का सेकंड लग जाएगा। पी का सेकंड यहाँ पर पहले में दिया, पी का सेकंड हो गया, ठीक है। अजीम प्रेम जी का यानी 3, यानी क्यू का 3 हो जाएगा, क्यू का 3 और आर का फर्स्ट। बिल्कुल राइट आंसर आपका फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट आंसर होगा। जिन बच्चों ने फर्स्ट लगा दिया उनका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 21 नंबर। प्रश्न, विवेकानंद के दर्शन को सामान्यतः जाना जाता है। विवेकानंद के दर्शन को सामान्यतः हम लोग किसके नाम से जानते हैं? व्यवहारिक वेदांत के नाम से जानते हैं। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 22 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, मूल्यों को किसके रूप में जाना जाता है? मूल्यों को हम लोग जानते हैं मानक या आदर्श के रूप में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका 23 नंबर,
एक अच्छी मूल्य प्रणाली संपूर्ण लोगों के लिए अच्छा करने की प्रतिबद्धता होती है, कमिटमेंट होती है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, नव युवकों को सही मार्ग पर अग्रसर करने के लिए कैसी शिक्षा व्यवस्था आवश्यक होती है? तो नैतिक, आध्यात्मिक, धर्मनिरपेक्ष, इन सभी प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता होती है। डी ऑप्शन लगा दीजिएगा, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 25 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। भारत में भ्रष्टाचार कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? भारत में राजनीति में, नौकरशाही में, व्यवसाय में, इन सभी जगहों पर भ्रष्टाचार आपको देखने को मिलता है। उपरोक्त तो सभी इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, प्रश्न आपका आ चुका है, काले धन का तात्पर्य है। काले धन, धन अर्जन जिस पर कर चोरी की गई हो उसी को काला धन कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। भ्रष्टाचार की शिकायत की जा सकती है। भ्रष्टाचार की शिकायत पुलिस स्टेशन में भी कर सकते हो आप, केंद्रीय सतर्कता आयोग में भी कर सकते हो, और मुख्यमंत्री कार्यालय में भी कर सकते हो। आप डी ऑप्शन उपरोक्त सभी जगहों पर कर सकते हो। 28 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है, मूल्य क्या है बताएं? विचार, विचारधारा तथा कार्य जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, ये सब मूल्य ही होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, प्रश्न है, मूल्यों को किसके रूप में जाना जाता है? मूल्यों को मानक या आदर्श के रूप में जानते हैं हम, ठीक है, मानक या आदर्श के रूप में जानते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका 30 नंबर प्रश्न है, बलरामपुर, अयोध्या, लखनऊ, कानपुर, चारों नगरों का एक यूआई क्रमशः 300, 350, 400, 450 है। किस नगर में प्रदूषण स्तर ज़्यादा होगा? जहाँ पर एक यूआई ज़्यादा है वहीं पर प्रदूषण ज़्यादा है, यानी कि कानपुर का 450 है, 450 है कानपुर का, तो कानपुर ही ज़्यादा प्रदूषित होगा। कानपुर, यानी डी ऑप्शन इसका कानपुर ज़्यादा प्रदूषित होगा। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 31 नंबर प्रश्न आपका, भ्रष्टाचार के कारण है। भ्रष्टाचार, आर्थिक असुरक्षा, आयकर की उच्च दर, लोकतांत्रिक प्रणाली, ये सब भ्रष्टाचार के कारण है। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन से 32 नंबर देखेंगे, प्रश्न, विवेकानंद आधुनिक भारत के निर्माता हैं, किसने कहा था? तो ये कहा था किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था, या रविन्द्रनाथ टैगोर, इन दोनों में से किसी एक ने कहा था, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन से 33 नंबर, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक किसने लिखी है? एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखी इस पुस्तक को, विंग्स ऑफ फायर, सी ऑप्शन। 34 नंबर क्वेश्चन से आपका, सोशल मीडिया किसे बढ़ावा देती है? सोशल मीडिया बेटा साइबर बुलिंग को बढ़ावा देती है, इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, साइबर सुरक्षा, साइबर सुरक्षा क्या सुरक्षा करती है? तो साइबर सुरक्षा इंटरनेट से जुड़े सिस्टमों की सुरक्षा करती है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हुए चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, प्रतिध्वनि का कारण क्या है? प्रतिध्वनि, ध्वनि के परिवर्तन को प्रतिध्वनि कहते हैं, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा प्रदूषित होती है, तो वायु को, जल को और सौर को, सभी को प्रदूषित करती है सौर ऊर्जा। इनमें से किसी को नहीं प्रदूषित करती सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा किसी को प्रदूषित ही नहीं करती है। अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? तो 7 से कम होता है अम्लीय वर्षा का पीएच मान, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। वायु प्रदूषण मतलब कि बताइए, ये जो इकाई है माइक्रोन GM3 मात्रक किसका है? वायु प्रदूषण मापने का यंत्र है ये, बी ए ऑप्शन, सॉरी इकाई है। अम्लीय वर्षा से किस ऐतिहासिक महल को क्षति हो रही है? तो ताजमहल को क्षति हो रही है अम्लीय वर्षा से, ताजमहल का रंग पीला पड़ रहा है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ग्रीन हाउस गैस के कारण होता है, तापमान में वृद्धि होती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन से। ग्रीन हाउस गैस सबसे इंपॉर्टेंट गैस कौन सी जो सबसे ज़्यादा भारत में या पूरी दुनिया में वातावरण को गर्म करती है? तो वातावरण को सर्वाधिक मात्रा में गर्म कौन सी गैस करती है? तो वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में जो गर्म गैस करती है वातावरण को, वो करती है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये CFC, ये सारी गैसें वातावरण को गर्म करती हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। और ओजोन परत को सबसे अधिक मात्रा में नुकसान कौन सी गैस पहुंचाती है? तो CFC पहुंचाती है। आपसे पूछा जाए कि वातावरण को सबसे ज़्यादा प्रदूषित कौन सी गैस करती है? तो CO2 करती है, सॉरी CO2 गर्म करती है, CO2 गर्म करती है वातावरण को सबसे अधिक मात्रा में। CFC ये आपका ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है, और CO कार्बन मोनोऑक्साइड ये वातावरण को प्रदूषित सबसे ज़्यादा करती है, प्रदूषित करती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, वायुमंडल में सुरक्षा कवच के नाम से जाना जाता है, ओजोन लेयर को, ओजोन परत को, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस खून यानी ब्लड में उपस्थित हीमोग्लोबिन को बदल देती है, तो COHB में बदल देती है, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। द्वितीयक प्रदूषक है PAN द्वितीयक प्रदूषक है, बाकी सारे प्राथमिक प्रदूषक है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। घर के रसोई में मुख्यतया वायु प्रदूषक होता है, घर के रसोई में कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। शीशा एक मुख्य वायु प्रदूषक है जिसका स्रोत पेट्रोल वाहन होते हैं, बिल्कुल ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, थार मरुस्थल पारिस्थितिक तंत्र का घटक नहीं है। थार का मरुस्थल पारिस्थितिक तंत्र का घटक नहीं है, तो थार में औक, सेवड़, खिजड़ी आपको मिल जाएंगे, जबकि कमल आपको नहीं मिलेगा। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा क्षेत्र एक तप्त स्थल यानी हॉट स्पॉट है? तो पश्चिमी घाट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। पक्षियों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? पक्षियों का महाद्वीप एशिया महाद्वीप को कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। पर्यावरण को बचाते हुए कि विकास जारी रखने की संकल्पना क्या कहलाती है? इसी को संपोषित विकास कहा जाता है, जिससे पर्यावरण की गुणवत्ता भी बनी रहे और विकास भी हो जाए। अगला क्वेश्चन है, संपोषित विकास शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो कब किया गया था? 1980 में किया गया था, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, संपोषित विकास से संबंधित संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 1983 में गठित आयोग कौन सा है? तो ब्रंटलैंड आयोग है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, 2,4-D। 2,4-D एक प्रभावशाली है, हर्बिसाइड है ये, ए ऑप्शन। ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक है, ओजोन छिद्र का निर्माण अंटार्कटिका में है, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका, किसी भी पारितंत्र में आने वाले समय में जीवों की संख्या स्थिर होने के क्या कारण होते हैं? तो आप घटक, उत्पादक और उपभोक्ता तीनों होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्पादक जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उपभोक्ता उत्पादकों पर डिपेंड होते हैं। आप घटक जो होते हैं मृत बॉडी को खत्म करते हैं। अगला क्वेश्चन है, वन पारिस्थितिकी प्रणाली में हरे पौधे प्राथमिक उत्पादक माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को मनाते हैं और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, मानकीकरण के क्या लाभ होते हैं? देखिए, डिजाइन के लिए आसन, निर्माण में आसन, या निर्माण और पूरा करने में आसन, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो सकता है। अगला क्वेश्चन 37 नंबर प्रश्न है, मानकीकरण के नुकसान में से एक है, आपका क्या हो जाएगा? विनियता, आप सॉरी विनियता, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, ISI मार्क प्रभावी चिन्ह होता है किन उत्पादों में? औद्योगिक उत्पादों में, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 47 नंबर देखेंगे, प्रश्न है, निम्न में से कौन सोशल मीडिया का भाग नहीं है? तो फेसबुक है, व्हाट्सअप है, इंस्टाग्राम भी वीडियो कॉल नहीं है, तो सी ऑप्शन लगा दीजिएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरणीय अदालत है। पर्यावरणीय अदालत ना राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण को राष्ट्रीय मतलब कि क्या बोलते हैं? पर्यावरणीय अदालत बोलते हैं, इन्वायरमेंटल कोर्ट कहा जाता है, एनजीटी को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। एनजीटी की स्थापना कब हुई थी? 2010 में हुई थी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। ओजोन क्षेत्र बनने का कारण क्या होता है? सीएफसी नाम की गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फ्रिज और रेफ्रिजरेटर से यही गैस निकलती है। ठीक है। O2 माने ऑक्सीजन होता है, 21% वातावरण में विद्यमान है। नाइट्रोजन 78% वातावरण में विद्यमान है। ठीक है। और O3 जो है इसी को बोलते हैं ओजोन। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, 43 नंबर प्रश्न है, वातावरण की कौन सी परत पराबैंगनी किरणों के बुरे प्रभाव से पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है? तो ये ओजोन परत। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, पर्यावरण दिवस, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, परीक्षा में आएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व दिवस मनाया जाता है, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं, पृथ्वी दिवस, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर, हरित क्रांति संबंधित है किससे? एग्रीकल्चर से, कृषि उत्पादन से, बेसिकली धान और गेहूं उत्पादन से हरित क्रांति रिलेटेड है। 47 नंबर प्रश्न आपका आ चुका, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब अस्तित्व में आया था? 1986 में आया, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 47 नंबर देखेंगे, जीवमंडल है, जीवमंडल क्या होता है? इकोसिस्टम होता है जीवमंडल, यानी एक परितंत्र होता है जीवमंडल, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, परितंत्रों के समुच्चय को क्या कहते हैं? जीवमंडल कहते हैं, बायोस्फीयर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जीवमंडल में वायुमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल सब शामिल होता है। 50 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, पारिस्थितिकी तंत्र को इस रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र को हम लोग पर्यावरण के साथ सभी पौधों और जानवरों की प्रजाति के रूप में परिभाषित कर सकते हैं, इसका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 51 नंबर क्वेश्चन है आपका, पारिस्थितिकी तंत्र में एक दूसरे को खाने की श्रृंखला को क्या कहते हैं? इसी को खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन कहते हैं, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र के अवयव हैं, देखिए पौधे, जंतु, माइक्रोब्स, ये सब आपके पारिस्थितिकी तंत्र के अवयव हैं, डी ऑप्शन उपयुक्त, डी इसका लगा देंगे उपयुक्त, सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, अम्ल वर्षा में निम्न में से उपस्थित होता है, अम्ल वर्षा में उपस्थित होता है आपका कौन सा? तो आपका उपस्थित होता है आपका HNO3 और H2SO4 दोनों मिलकर के अम्ल वर्षा करते हैं, इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे, प्रश्न है, वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया था? वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम पारित किया गया था 29 मार्च 1981 को, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न, जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम लागू कब किया गया बेटा? ये 23 मार्च 1974 को लागू किया गया। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981 में कुल कितनी धाराएं हैं? तो कुल मिलाकर के 54 धाराएं हैं। डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन से, निवारण जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981 में कुल कितनी धाराएं हैं? 64 धाराएं हैं। बी ऑप्शन। जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण उपकर अधिनियम संबंधित है, किससे संबंधित है ये? लेवी या उपकर वसूलने से। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन से आपका, मल जल व मल बहिस्राव को किन परिस्थितियों में परिभाषित किया गया है? तो ये परिभाषित किया गया जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम में परिभाषित किया गया। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा जंगली जंतुओं के शिकार तथा उससे निर्मित वस्तुओं के व्यापार को निषिद्ध किया गया है? तो बताएं, किस अधिनियम के द्वारा जंगली जंतुओं के शिकार तथा उनसे निर्मित वस्तुओं के व्यापार को निषिद्ध किया गया है? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से, विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना कब हुई है? 1972 में हुई। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हुए चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, प्रश्न आपका आ चुका, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किसने किया है? पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था एजी टांसले ने। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिजली की कड़क से उत्पन्न ध्वनि की माप। बिजली की कड़क से उत्पन्न ध्वनि की माप होती है 120 डेसिबल। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। प्राकृतिक संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन इनमें से कौन सा है? सूर्य की रोशनी भी, मिट्टी, जल, ये सारे प्राकृतिक संसाधन है, नेचुरल रिसोर्सेस है। उपरोक्त इसका सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नील का उपहार कहा जाने वाला देश कौन सा है? नील नदी की वरदान है, नील नदी का उपहार कहा जाता है मिस्र को, इजिप्ट को। सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, प्राकृतिक संसाधन के प्रबंधन का योजनाबद्ध तरीका क्या कहलाता है? तो प्राकृतिक संसाधन के प्रबंधन का योजनाबद्ध तरीका क्या कहलाता है? वो कहलाता है संरक्षण। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। वायु प्रदूषण से किस गैस की परत में छेद हो रहा है? ओजोन गैस की परत में। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका, भोजन के कुछ पदार्थों जैसे कि विटामिन और खनिज की अनुपस्थिति अथवा कमी से कौन से रोग होते हैं? तो इनसे हीनता जन्य रोग हो जाते हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। पृथ्वी पर उपलब्ध जल का कितने परसेंटेज पेयजल के रूप में उपलब्ध है? तो मात्र 5%। ए ऑप्शन। पृथ्वी के कुल भाग या भूभाग के लगभग कितने परसेंट भाग वन से आच्छादित होता है? 31% है। डी ऑप्शन। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाता है? 5 जून को। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, केंद्रीय प्रदूषण निवारण मंडल, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सीपीसीबी गठन किया गया कब? इसका गठन हुआ बेटा कब? फटाफट से आप बताएंगे। 1980 में। ए ऑप्शन। वन संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ है? 1974 में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, जैविक खाद्य पदार्थों को बढ़ावा देने में कौन सी दुविधा है? 33 नंबर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 33 नंबर का बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। उच्च लागत बनाम उपभोक्ता की वहनीयता। बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन से, अर्थव्यवस्था को स्थिर करने में मुख्य चुनौती क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, तत्कालिक लाभ बनाम दीर्घकालिक स्थिरता। ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन से 35 नंबर, साइबर सुरक्षा प्रथाओं से संबंधित नैतिक मुद्दा क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 35 नंबर का बिल्कुल राइट आंसर है बी ऑप्शन, संगठनों के द्वारा व्यक्तिगत डेटा का दुरुपयोग करना। 36 नंबर क्वेश्चन से, गुणवत्ता आश्वासन में सामान्य दुविधा क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 36 का ये ऑप्शन, लागत कम करना बनाम गुणवत्ता मानकों को बनाए रखना। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, प्रश्न 37 नंबर, जैविक कृषि प्रथाओं में कौन सी दुविधा है? जैविक कृषि प्रथाओं में दुविधा है पर्यावरण लाभों के साथ विस्तारशीलता को संतुलित करना। इसका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। 38 नंबर क्वेश्चन से, गुणवत्ता मानकों के कार्यान्वयन में मुख्य चिंता क्या है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 38 का डी ऑप्शन, लागत बढ़ाए बिना अनुपालन निश्चित सुनिश्चित करना। डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन से, बाजारों को स्थिर करने में नैतिक बहस क्या है? बाजारों को स्थिर करने में जो नैतिक बहस है वो होती है आर्थिक स्थिरता को सामाजिक समानता से ऊपर प्राथमिकता देना। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। साइबर सुरक्षा नैतिकता में मुख्य चुनौती क्या है? साइबर सुरक्षा नैतिकता में मुख्य चुनौती इनमें से क्या है? 40 नंबर बताएंगे। तो निगरानी और गोपनीयता अधिकारों के बीच संतुलन स्थापित करना, यही मुख्य चिंता। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादकों का मुख्य कार्य क्या होता है? पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादकों का मुख्य कार्य होता है सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा को उत्पादन करना। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा।
निम्नलिखित में से कौन से जीव पारिस्थितिकी तंत्र में विघटनकर्ता माने जाते हैं? तो बैक्टीरिया और कवक जो होते हैं ये विघटनकर्ता हैं। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, जीव पारिस्थितिकी तंत्र में विघटनकर्ता के रूप में जाने तो विघटनकर्ता, तो विघटन कौन करता है? यही बैक्टीरिया और कवक ही करते हैं। 42 नंबर का आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 43 नंबर प्रश्न, एक खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी कौन से ट्रॉपिक स्तर पर होते हैं? तो शाकाहारी जो होते हैं बेटा ये दूसरा टॉपिक स्तर पे होते हैं, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन 44 नंबर, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है सूर्य का प्रकाश, सनलाइट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न आपका आ चुका, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह का सबसे अच्छा वर्णन क्या है? तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह का सबसे अच्छा वर्णन जो होता है वो आपका कौन सा है इनमें से? 45 नंबर बिल्कुल राइट आंसर है सी ऑप्शन। ऊर्जा एक दिशा में बहती है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर इसका थर्ड करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं 46 नंबर प्रश्न, पारिस्थितिकी पिरामिड क्या दर्शाता है? पारिस्थितिकी पिरामिड क्या दर्शाता है बेटा? पारिस्थितिकी पिरामिड जो होता है जीवों के बीच ऊर्जा प्रवाह को दर्शाता है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 47 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा इन सीटू संरक्षण का उदाहरण है? इन सीटू संरक्षण, इन सीटू संरक्षण का उदाहरण इनमें से कौन सा? 47 नंबर बी ऑप्शन, वन्य जीव अभ्यारण्य, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्स सीटू संरक्षण क्या होता है? एक्स सीटू संरक्षण की अगर बात की है बेटा, एक्स सीटू संरक्षण जो होता है वो आपका, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 48 नंबर का बिल्कुल राइट आंसर आपका है सी ऑप्शन। प्रजातियों का उनके प्राकृतिक आवास के बाहर संरक्षण करने को एक्स सीटू कंजर्वेशन कहते हैं, जबकि इन सीटू मतलब होता है कि प्रजातियों को उनके घर ही में ही सुरक्षित कर दिया जाए। 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण नियंत्रण में व्यक्तियों की भूमिका नहीं है? 49 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 49 का राइट आंसर कौन बताएगा भाई? बिल्कुल बी ऑप्शन, वनों की कटाई को बढ़ावा देना, ये प्रदूषण नियंत्रण में व्यक्तियों की भूमिका नहीं है। ठीक है, बाकी अपशिष्ट को कम करना, ठीक है, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना, एक मिनट, अपशिष्ट उत्पादन को कम करना, वनों की कटाई को बढ़ावा देना, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना, ये सब तो आपको प्रदूषण नियंत्रण में व्यक्तियों की भूमिका होती है। ठीक है, प्रदूषण नियंत्रण में व्यक्तियों की भूमिका नहीं है। तो प्रदूषण के नियंत्रण में बाकी सामग्री का पुनर्चक्रण करना, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना, अपशिष्ट पदार्थ उत्पादन को कम करना, ये सब होता है। वनों की कटाई को बढ़ावा देना यही भूमिका नहीं होती है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे। 50 नंबर क्वेश्चन आप देखते हैं, प्रश्न है मानव जनसंख्या वृद्धि का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका प्रभाव क्या पड़ता है मानव पर? यह संसाधनों का अत्यधिक उपयोग करता है, बिल्कुल बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है, सतत विकास क्या होता है? सतत विकास क्या होता है बेटा? सतत विकास की अगर बात की जाए तो वह होता है वह विकास जो वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करता हो, बिना भविष्य की पीढ़ी की आवश्यकताओं को खतरे में डाले, बिल्कुल ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, वही सतत विकास होता है। 52 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य यानी एसडीजीज यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में से नहीं है? ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 52 नंबर का बिल्कुल राइट आंसर आप सभी का आ रहा है डी ऑप्शन, आर्थिक असमानता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र में एक अजैविक घटक है? अजैविक घटक इनमें से देखिए, बैक्टीरिया जैविक घटक, कवक भी जैविक घटक, पादप भी जैविक घटक ही होते हैं, जबकि ह्यूमस यानी कि भूमि की उर्वरा शक्ति जो होती है ये अजैविक घटक है जिसमें जीवन नहीं होता, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम पारितंत्र की विस्तृत व्याख्या किसने दी है? पारितंत्र की विस्तृत व्याख्या सर्वप्रथम दी है एजी टांसले ने, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। पारिस्थितिकी की किस शाखा के लिए इकोमिनी शब्द का प्रयोग किया गया है? इकोमिनी शब्द का प्रयोग मानव पारिस्थितिकी के लिए किया गया है, इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी निकेत या पारिस्थितिकी निक की संकल्पना को प्रतिपादित किसने किया था? तो ग्रीनल्स नाम के विद्वान ने किया था, ए ऑप्शन। सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है, सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र है महासागर का, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। पारिस्थितिकी तंत्र में प्रथम पोषीय स्तर क्या कहलाते हैं? तो पारिस्थितिकी तंत्र में प्रथम पोषीय स्तर को उत्पादक कहते हैं, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, मानव पारिस्थितिकी सर्वाधिक असंतुलित हुई है, मानव पारिस्थितिकी सर्वाधिक असंतुलित हुई है विज्ञान तकनीकी और औद्योगिक काल में आकर के, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, विश्व के सभी भौगोलिक तंत्रों या परितंत्रों के संगठन को क्या कहते हैं? तो विश्व के सभी भौगोलिक भौगोलिक परितंत्रों के संगठन को जैवमंडल कहा जाता है, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, घास स्थल पारिस्थितिकी तंत्र में मुख्य उत्पादक है, घास स्थल पारिस्थितिकी तंत्र में मुख्य उत्पादक आपका घास ही है, सी ऑप्शन। कमल जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा घटक है? तो वो है उत्पादक, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा।
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 54 नंबर प्रश्न है। प्रश्न आपका आ चुका है PM 2.5 संबंधित है। PM 2.5 जो है ये एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, वायु प्रदूषण से रिलेटेड है। 55 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है श्रीमद् भगवत गीता के बारे में कौन सा कथन सत्य है। भगवत गीता के बारे में यह संस्कृत भाषा में लिखा गया, यही सही बात है, बाकी सब गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 56 नंबर प्रश्न है। भगवत गीता के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक प्रबंधक में निम्न चारित्रिक गुण होने चाहिए। कौन कौन से गुण? दृष्टिकोण को निर्मित करने वाला गुण, दृष्टिकोण को वास्तविकता में परिवर्तित करने की रणनीति की योजना बनाना, और नेतृत्व की कला, ये सारे गुण जो है होने चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न है आपका, प्रबंधक का कार्य क्या होता है। प्रबंधक का कार्य होता है संस्थागत उत्कृष्टता स्थापित करना, नवाचारी संस्थान निर्मित करना, मानव संसाधन का विकास करना। उपयुक्त डी करेक्ट आंसर, उपयुक्त सभी सारी करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 58 नंबर देखेंगे। अधिकांश भारतीय उद्यम प्रबंधकीय प्रविधि में निम्न समस्याओं का सामना कर रहे हैं। विवाद का, निम्न उत्पादकता का, प्रेरणा के अभाव का, इन तीनों का सामना कर रहे हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 59 नंबर क्वेश्चन है, एपीजे अब्दुल कलाम के अनुसार माता पिता एवं अध्यापकों को विकसित करना चाहिए। क्या विकसित करना चाहिए? बच्चों में नैतिकतापूर्ण नेतृत्व का गुण, धनार्जन की प्रतिभा, वैभवपूर्ण जीवन जीने की कला, सभी विकसित करना चाहिए। डी ऑप्शन उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 60 नंबर, एपीजे अब्दुल कलाम का बल था कि शिक्षा होनी चाहिए। क्रिया विधि पर आधारित, मूल्य पर आधारित, स्मृति, तीनों पर आधारित होनी चाहिए। उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाते हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है प्राचीन भारतीय साहित्य प्रकृति के साथ प्रदूषण रहित संतुलन बनाए हुए हैं, यह कथन कैसा है? यह कथन बिल्कुल सत्य है। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 63 नंबर, पहाड़ों एवं खुले स्थानों पर वनों के निकट नदियों की धारा के पास रहने वाले व्यक्ति अधिक हैं, स्वस्थ और दीर्घायु होते हैं। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर देखेंगे, मनुष्य चेष्टा करता है, मनुष्य पर्यावरण के अनुकूल बनने की चेष्टा करता है या पर्यावरण को अपने अनुकूल बनाने की? ये दोनों चेष्टा कर सकता है। ये यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है कि क्या करेगा वो, करेक्ट आंसर इसका। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक तापन से प्रभाव पड़ेगा। वैश्विक तापन के से मौसम पर, तापमान पर, ध्रुवीय बर्फों पर, इन सभी पर प्रभाव पड़ेगा। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वैश्विक तापन से बर्फ पिघलने लगेगी, तापमान बढ़ जाएगा, मौसम भी बदल जाएगा। 66 नंबर प्रश्न है, वैश्विक तापन का वैश्विक तापन का प्रभाव नहीं पड़ता किस पर? मुद्रास्फीति पर नहीं पड़ता, बाकी तीनों पर पड़ता है। क्योंकि हिमप्रत की चादरें पिघलने लगती हैं, ग्लेशियर पिघल जाते हैं, जलवायु परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, जबकि मुद्रास्फीति अर्थशास्त्र का विषय है। 67 नंबर प्रश्न है आपका, वायु है, वायु क्या होती है? एक मिश्रण है वायु। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वायु क्या है बेटा? वायु एक मिश्रण होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 68 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, प्रश्न वनों को काटने का परिणाम क्या होता है? सरकार जो होती, सॉरी इसका करेक्ट आंसर होगा मृदा, मिट्टी का क्षरण और अनियंत्रित बाढ़ की वजह से काटे जाते हैं। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 69 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, सतत विकास के लिए आवश्यक है। सतत विकास के लिए आवश्यक होता है जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का नियंत्रण और निर्धनता में कमी, इन सभी की जरूरत पड़ती है। डी ऑप्शन पर सभी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 70 नंबर देखेंगे, पारिस्थितिकी तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह कहलाता है, वो कहलाएगा आपका अनुक्रम या सक्सेशन, इसको बोलेंगे। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है 71 नंबर देखेंगे, खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह होता है, हमेशा एक दिशा में होता है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो CO2 का होना बहुत जरूरी है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है? तो O2 यानी ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपका, कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व का तात्पर्य होता है ना तो लाभ अर्जित करना, ना ही हानि उठाना। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 75 नंबर देखेंगे, जीवधारियों एवं उनके वातावरण के बीच अंतर अभिक्रिया के अध्ययन को क्या कहते हैं? उसी को पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 76 नंबर प्रश्न है, पारितंत्र के दो घटक हैं। पारितंत्र के दो घटक हैं, जीबीए और अजीबीए। इसका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जैविक अजैविक घटक पर्यावरण के ही घटक होते हैं। अगला क्वेश्चन से, मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। मृदा अपरदन को वनारोपण करके रोका जा सकता है। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, सौर ऊर्जा प्राप्त होती है किससे? सूर्य से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 69 नंबर प्रश्न है आपका। 79 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, पर्यावरण के अजैव अवयव होते हैं।
पर्यावरण के अजैविक घटक में जैसे आपका हवा जो है ये पर्यावरण का अजैविक घटक है। बाकी वनस्पति और जंतु ये सब जैविक घटक हैं, चूँकि जिसमें जीवन है वो जैविक घटक, जो आजीवित है वो अजैविक घटक। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र होना चाहिए। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र जो है 33.33% होना चाहिए। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कृषि कार्य पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त है? तो ऑर्गेनिक फार्मिंग सबसे उपयुक्त मानी जाती है, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, CO2 एक प्रदूषक है क्योंकि वह क्या करता है? तंत्रिकाओं को निष्क्रिय भी कर सकता है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 83 नंबर, मेट्रो नगरों में प्रदूषण का प्रमुख स्रोत तो ईंधन चलित वाहन होते हैं, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 84 नंबर, DDT है, DDT क्या होता है? कीटनाशक होता है एक प्रकार का, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 85 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, परितंत्र के अजैविक घटक निम्न में से कौन से हैं? तो ऊर्जा का प्रवाह जो है अजैविक घटक है, बाकी सब जैविक घटक के श्रेणी में आएंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार हमेशा बनाए रखेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपने 200 से अधिक प्रश्नों को देख लिया, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।